नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन की, जो कि पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। हम बात करेंगे शादी की। अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में मानते हैं उनकी शादी 7 फेरों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। जो लोग सिखिज़्म को मानते हैं उनकी शादी में आनंद कारज कराए जाते हैं। जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं उनके यहाँ निकाह की परंपरा है, निकाह से शादी संपन्न हो जाती है। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में मानने वालों के लिए हमें देखने को मिलता है कि चर्च में जाकर वो एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ कबूल करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के केस में क्या होगा जो किसी धर्म को नहीं मानते, या फिर ऐसे लोगों के केस में कैसे शादी संपन्न कराए जाए जो 2 अलग अलग धर्मों से आते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे इंटरफेथ मैरिजेस और कौन सा ऐसा कानून है जो इन इंटरफेथ मैरिजेस को फैसिलिटेट करता है। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड बहुत ही इंटीग्रेटेड कोर्स, जहां आपको सभी मेजर एंड माइनर लॉज, लोकल लॉज, लैंग्वेजेस और टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड लाइव डाउट एंड मॉक सेशंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेट में आपको ये सब प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे जो देश में 3 तरह के कानून हमें देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं क्रिमिनल लॉ, जो कि क्राइम से डील करते हैं, जैसे IPC हो गया, CRPC हो गया। फिर आ जाते हैं सिविल लॉज, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। फिर आते हैं पर्सनल लॉज। अब ये जो पर्सनल लॉज होते हैं ये हमारे पर्सनल मुद्दे जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एटसेट्रा से डील करते हैं। यानी कि 2 लोगों के बीच में अगर शादी होनी है या 2 लोगों के बीच में, कपल के बीच में अगर डाइवोर्स होगा तो वो सभी मुद्दे जो हैं वो हमारे पर्सनल लॉज में कवर होते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी पर्सनल लॉज होते हैं उसमें मोस्टली जो है पर्सनल लॉज दे फाइंड देयर रूट्स इन स्क्रिप्चरल लॉज, यानी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनमें इन पर्सनल लॉज की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। ये पर्सनल लॉज हमारे धर्म से जुड़े हुए होते हैं। आप देखते भी हैं कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमेशा से ये डिमांड उठती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, यानी कि जितने भी धर्मों के लोग हैं उन सबका एक पर्सनल लॉ होना चाहिए। खैर वो तो एक डिमांड है, जब पूरी होगी तब की तब देखेंगे। अभी की सिचुएशन ये है कि हर धर्म में पर्सनल लॉज अलग अलग हैं। यानी कि अगर 2 हिंदुओं में शादी होनी है तो उनकी शादी होगी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। इसी तरह से हिंदुओं में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को डील करता है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट जो है वो 1936 का एक्ट है, जो कि डील करता है पारसीज में मैरिज और डाइवोर्स के मसलों को। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 एंड इसके अलावा जो है एक और कानून है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है ये हमारे लिए आज एक काम का कानून है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा कानून जो उन सभी धर्मों के लिए रेस्क्यू में आता है, जो कि या तो उन सभी लोगों के लिए रेस्क्यू में आता है जो या तो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं या फिर वो 2 अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं और आपस में विवाह करना चाहते हैं। चलिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कुछ फीचर्स समझते हैं। इसके अगर हम प्रियम्बल को देखें दोस्तों, तो इसका प्रियम्बल ही कहता है दैट टू प्रोवाइड अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिज in certain cases for the registration of such and certain other marriages and for divorce. So special form of marriages कौन सी होती हैं? स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिजेस जहां हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार शादी या तो नहीं करना चाहता या किसी धर्म में मानता ही नहीं है, या फिर 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अब 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, किसी एक धर्म में के हिसाब से वो शादी नहीं करना चाहते, तो वो सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे किसमें? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है दैट व्हेन द बॉय एंड द गर्ल इंटेंडिंग टू मैरी बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स देयर मैरिज कैन बी लीगली सोलेमनाइज्ड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट में अगर मान लीजिए कोई कपल ने ऑलरेडी
धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से शादी कर भी ली। अब देखिए, शादी करने के बाद उसे रजिस्टर करवाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, तभी कानूनी रूप से आपकी शादी को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है। अगर दो हिंदुओं ने आपस में शादी की है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से यहाँ रजिस्टर कराएंगे। अगर दो पारसीज ने अपने आप में शादी की है तो वो पारसी मैरिज एक्ट के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, तभी उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिलेगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए दो अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोगों ने आपस में शादी कर भी ली और किसी एक धर्म के अनुष्ठान के हिसाब से शादी कर भी ली, तब भी उन्हें रजिस्टर कराना जरूरी है, और वो रजिस्टर कराते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराई जाती है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन इस एक्ट का कहता है जी, कंडीशंस रिलेटिंग टू सोलमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिजेस। अब कोई भी शादी यहाँ पर वैलिड होगी जब इनमें से सभी दी गई कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा। पहला तो है कि कोई भी पार्टी टू मैरिज, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की है, उनकी ऑलरेडी कहीं शादी ना हो रखी हो, और अगर हुई भी है तो वो स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है, उसकी ऑलरेडी कहीं पे मैरिज हो रखी थी, अब वो दूसरी शादी करना चाहता है जब उसकी पहली पत्नी जिंदा है, तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं हो सकती है, ये गैर कानूनी है। दूसरा है कि नीदर पार्टी is incapable of giving a valid consent to it in consequence of the unsoundness of the mind। यानी कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी इन दोनों में से अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का होने से उनका जो कंसेंट टू द मैरिज है वो वैलिड नहीं होगा, और ना ही इनमें से किसी को रिकरेंट इंसैनिटी अटैक्स होने चाहिए, यानी कि इंसैनिटी के अटैक इनको नहीं पड़ने चाहिए। फिर कहते हैं जो लड़का होगा उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और जो लड़की होगी उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 साल यहाँ पर एज जो है, 18 ईयर्स जो है वो एज होनी चाहिए। द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। अब देखिए, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमारे समाज में उसी नज़र से देखे जाते हैं और वो प्रोहिबिटेड है कि वो आपस में शादी करें। फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर एंड सिस्टर, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप छेड़ नहीं कर सकते जिसको, और यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाए। सो ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाते हैं। तो कहते हैं जी, कोई भी रिश्ता जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है उनमें आपस में शादी नहीं कराई जा सकती अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अब क्या होता है, सेक्शन 5 के तहत जो भी कपल यहाँ पर मैरिज करना चाहता है, लड़का लड़की अगर वो मैरिज करना चाहते हैं, तो उन्हें यहाँ पर 30 दिन पहले, मैरिज को रजिस्टर कराने से 30 दिन पहले एक नोटिस देना होता है। क्या कहता है? कहता है जी, व्हेन अ मैरिज इज इंटेंडेड टू बी सोलमनाइज्ड अंडर दिस एक्ट, द पार्टीज टू द मैरिज शैल गिव नोटिस इन राइटिंग in the form specified in schedule 2 of the act to the marriage officer। so अपने जिले का जो मैरिज ऑफिसर होगा उसे आप यहाँ पर नोटिस देंगे, एटलीस्ट 30 दिन पहले वो नोटिस देंगे, और उस नोटिस में लिखा होगा कि हम 30 दिन के बाद यहाँ पर शादी करना चाहते हैं। इस नोटिस को पब्लिश कराया जाएगा अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट। इसे पब्लिश कराया जाएगा ताकि पब्लिक को पता हो कि आप दोनों यहाँ पर शादी करना चाहते हो। सेक्शन 7 कहता है कि भाई, अगर मान लीजिए पब्लिक को जब पता चला कि आप दोनों यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, लड़का लड़की यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठ सकता है। ऑब्जेक्शन किसी भी ग्राउंड पर उठ सकता है, जो अभी हमने सेक्शन 4 में ग्राउंड्स पढ़े कि भाई यहाँ पर कोई, अगर मान लीजिए यहाँ पर उनमें से एक लड़का है, ऑलराइट, सो एक बॉय है, एक गर्ल है। अब जो बॉय है, मान लीजिए इसकी ऑलरेडी कहीं शादी पहले भी हो रखी थी, तो पहले वाली जो पत्नी है वो आकर यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा सकती है, ये सबूत दे सकती है कि देखो जी, इस लड़के ने ऑलरेडी मेरे साथ पहले शादी कर रखी है, नाउ अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट ही कैन नॉट डू सो, कि ये नई शादी नहीं कर सकता। तो इस तरह से कोई भी ग्राउंड पर जो सेक्शन 4 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से किसी पर भी जो है ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। सेक्शन 7 उसी के बारे में बात करता है। कहता है जी, एनी पर्सन मे बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस हैज बीन पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 6, ऑब्जेक्शन टू द मैरिज कैन बी रेज्ड ऑन द ग्राउंड्स, जो कि हमने अभी सेक्शन 4 में पढ़े। तो सेक्शन 4 में दिए गए किसी भी ग्राउंड पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। सो होगा क्या? होगा ये कि लड़का लड़की एक नोटिस देंगे रजिस्ट्रार को, मैरिज रजिस्ट्रार को, वो नोटिस को पब्लिश किया जाएगा। पब्लिश होने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन अगर कोई आता है तो जो रजिस्ट्रार है वो उस ऑब्जेक्शन की तहकीकात करेगा,
और वो देखेगा कि भाई क्या ये ऑब्जेक्शन वाकई में वैलिड है। अगर वैलिड है तो वो शादी कराने से मना कर देगा, अगर वैलिड नहीं है तो वो शादी सोलमनाइज करा देगा। सो मैरिज ऑफिसर जो है या मैरिज रजिस्ट्रार है, अब उसकी जिम्मेवारी है कि जिस दिन ऑब्जेक्शन आ गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो उस ऑब्जेक्शन को यहाँ पर उसके ऊपर इंक्वायरी करे, उस मैटर को इंक्वायर करने के बाद डिसीजन ले कि भाई शादी करानी है कि नहीं। सो अगर उसे लगता है कि भाई कोई डिसीजन जो ऑब्जेक्शन आया है वो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से शादी रुके, तो वो यहाँ पर क्या कराएगा, शादी कराएगा। लेकिन अगर उसे लगता है कि ऑब्जेक्शन वैलिड है तो वो शादी कराने से मना कर सकता है। ऐसे में अगर रजिस्ट्रार ने शादी कराने से मना कर दिया तो लड़का लड़की के पास क्या यहाँ पर ऑप्शन है, दे कैन गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो कहता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम सच रिफ्यूजल, जिस दिन रजिस्ट्रार ने यहाँ पर शादी करने से रिफ्यूज कर दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक अपील दाखिल की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि भाई शादी करा दो तो मैरिज रजिस्ट्रार को उनका फैसला मानना होगा। अब शादी होगी कहाँ? ये शादी होती है रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो कहता है जी द मैरिज मे बी सोलमनाइज्ड एट द ऑफिस ऑफ मैरिज ऑफिसर और एट एनी सच प्लेस विद इन द रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम दैट ऑफिसर। सो मान लीजिए मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस शहर में है, शहर के एक हिस्से में ऑफिस है, दूसरे हिस्से में अगर मैरिज ऑफिसर को लगता है कि भाई पॉसिबल है तो वहां पर कराई जा सकती है, अगर लड़का लड़की ऐसी डिमांड करे। अब फी पे करनी रहती है, वो तो खैर होगी ही होगी, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस रहती है वो आपको वहां पे पे करनी है। कहते जी द मैरिज शैल नॉट बी कंप्लीट एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज अनलेस ईच पार्टी से टू अदर इन द प्रेजेंस ऑफ द मैरिज ऑफिसर एंड 3 विटनेसेस इन एनी लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय एनी पार्टी दैट आई ए टेक बी टू बी माई लॉफुल वाइफ और आई ए टेक बी टू बी माई लॉफुल हस्बैंड। सो यहाँ पर मैरिज ऑफिसर और 3 विटनेसेस के सामने एक दूसरे को पति पत्नी कबूल करना होता है एक लड़का लड़की को अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तभी वो जो मैरिज है वो पूरी कहलाई जाएगी। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद एक सर्टिफिकेट में रजिस्टर करा जाएगा उस मैरिज को। जो मैरिज ऑफिसर हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट बुक होती है, उसमें इस मैरिज को रजिस्टर करते हैं जहां लड़का लड़की और तीनों विटनेसेस के और मैरिज ऑफिसर के साइन होते हैं। और ये जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा बेसिकली इट विल बी अ लीगल conclusive evidence of the fact that the marriage has been solemnized under this act. So ये फाइनल प्रोसीजर है जहां पर सर्टिफिकेट पर भी साइन हो जाते हैं। सो इस तरह से हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि एक मैरिज जो कि या तो इंटरफेथ कपल के बीच में हो रही है या फिर ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उनमें ये सोलमनाइज कराई जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। एक छोटी सी जानकारी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। स्टडी आईक्यू की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, ऑल आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर इसको आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।